नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी, मेरे साथी दिव्यांशु सिंह। एक बड़ी खबर से सबसे पहले आपको बाखबर करा दें। ईरान में जो आर्मी है उसके चीफ हैं आमिर हातामी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि डॉक्टर अली लारिजानी की मौत का ऐसा बदला इस्राइल से लिया जाएगा कि उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि सही वक्त का इंतजार है, वक्त आने पर वो जवाब दिया जाएगा, उस तरह का बदला लिया जाएगा कि उसके बाद इस्राइल 100 बार किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले सोचेगा। दहला देने वाला बदला ईरान लेने जा रहा है इस्राइल से, ये बड़ी खबर है। और जैसे ही सैयद अली लारिजानी का जनाजा निकल रहा था, ठीक उससे कुछ घंटों पहले ही यानी कल रात से ही इस्राइल के आसमान पर बमों की बौछार थी, मिसाइलों का हुजूम था और एक साथ नजर आ रहा था। उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी हुई है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। दिव्यांशु, इस जंग को अब किस तरफ बढ़ते हुए देखा जाए और अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये किस तरफ जा रही है और इसमें क्या और नए अपडेट हुए हैं? अगर फिलहाल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहीं ना कहीं अटैक शुरू हो चुका है, जिसका डर था शुरू से। एक खबर ये आ रही है कि ईरान ने अर्जेंट वार्निंग जारी की है अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए, जिनमें सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश शामिल हैं। इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो अब अटैक करेगा, गैस फील्ड पर अटैक करेगा। ये जवाब इस चीज का है। अभी साउथ पार्स गैस फील्ड में ईरान में अटैक हुआ है, ज्वाइंट अटैक हुआ है इस्राइल और अमेरिका के थ्रू। और पहले से ईरान ये चेतावनी देता रहा है कि आप हमले करो, युद्ध लड़ो और पारंपरिक तरीके से लड़ो, जो पहले से रहा है, जो नियम है उसके मुताबिक। आप सिविलियंस को मार रहे हो, आप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उस पर अटैक कर रहे हो, उस पर मिसाइल दाग रहे हो, ड्रोन दाग रहे हो, तो इससे दिक्कत किसको होगी? सिविलियंस को दिक्कत होगी। आर्मी को दिक्कत वैसे नहीं होने वाली है क्योंकि वो अलग चीजें हैं सारी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्यों मार रहे हो? और यही वजह है कि अभी अर्जेंट आया है, इंस्टेंट। और ये कहा जा रहा है कि अब इनके एनर्जी जितनी डेवलपमेंट की प्रक्रियाएं हैं, जितने इनके गैस, पेट्रोलियम या इससे जुड़ी हुई संस्थाएं, उन सब पर अटैक किया जाएगा। और ये लिस्ट पूरी बकायदा देखिए, ये आ रही है वहीं के आउटलेट्स के हवाले से। सामरेफ रिफाइनरी है, अल होसन गैस फील्ड है यूएई की, अल जुबैल कॉम्प्लेक्स है, इसके अलावा मेसेज कॉम्प्लेक्स है, रास लफान रिफाइनरी कतर की। तो ये दिक्कत अब इनको होगी। वही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मार कौन रहा है, अटैक कौन कर रहा है, शुरुआती दिक्कतें कौन पैदा कर रहा है? अमेरिका और इस्राइल। जवाब किससे मिल रहा है? वो इन लोगों को मिल रहा है। दिक्कतें किससे पैदा होने वाली है? इन लोगों को पैदा होने वाली है। सऊदी, यूएई, सऊदी, कतर। तो हम देख रहे हैं सऊदी, यूएई और कतर इन पर हमले बड़े कर सकता है और खास तौर से इनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बार फिर बड़ा हमला हो सकता है, जिसको लेकर के पिछले दिनों भी बड़े हमले हुए थे। और जब ईरान पर हमला और ग्रिड को लेकर भी जो बात कही जा रही है, वो अगर फेल करता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका, इजराइल अब इस मोड में आ गए हैं जैसे कि उनके हमलों से लग रहा है कि वो बड़ा नुकसान ईरान के अंदर में करना चाह रहे हैं जिससे कि चीजें थोड़ा सा थम जाएं। तो क्या ईरान भी उसी ताकत से अरब देशों में मौजूद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मारेगा जिससे कि वो भी थम जाए? क्या जंग इस मोड में आ रही है? शुरुआती के दौर में अभी 2 से 3 दिन भी नहीं बीता होगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा था कि हम उनकी पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाएंगे, बिजली घरों को नुकसान पहुंचाएंगे। और एक लोकेशन को उन्होंने पर्टिकुलर टारगेट पर रखा है। और आज जो खबर आई है वो यही आई है कि उसी लोकेशन पर ये मारना शुरू कर चुके हैं। करीब 80% वहीं से बिजली सप्लाई की जाती है। यानी पूरे की पूरे शहर, देश, मतलब ईरान की बिजली को बंद करना इन्हें। और इससे क्या होगा कि आप युद्ध वाली चीज को कहीं और धकेल रहे हो, आप ये युद्ध नहीं लड़ रहे हो। अगर साफ तौर पर देखा जाए, सही तरीके से, सटीक तरीके से देखा जाए, निष्पक्ष, तो आप युद्ध नहीं लड़ रहे हो। आप नुकसान किसे करना चाहते हो? आप करना चाहते हो उससे आम लोगों को दिक्कत होगी, जिन्हें आप कह रहे थे कि वो परेशान किए जा रहे हैं ईरान के रिजिम द्वारा। और आप क्या कर रहे हो? और वही वजह है कि ईरान ने उस चीज की पहले से कसम खा रखी है, अगर हमारे बिजली घरों पर आप मारते हो, हमारे यहां सिविलियंस को दिक्कत होगी, आम नागरिकों को दिक्कत होगी, तो हम अरब देशों को नहीं छोड़ेंगे। ये भी अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने कहा था 1 घंटे में हम पूरे ईरान में से बिजली उड़ा देंगे। उसके जवाब में साफ तौर पर ईरान की तरफ से चेतावनी आ गई, आपको तो 1 घंटे का वक्त लगेगा, हमें 31 मिनट से कम समय लगेगा, आधे घंटे से भी कम समय लगेगा। उन्होंने 31 मिनट का दायरा बताया कि आधे घंटे से कम समय हमें लगने वाला है। और यही वजह है कि अभी कुछ देर पहले इन लोगों ने यहां पर अटैक किया। अब इसके बाद अब खबर आ रही है कि साफ तौर पर ईरान की तरफ से इवैक्यूएशन की वार्निंग दे दी गई है आम जनता को कि आप लोग वहां से हट जाओ,
अगर उस जगह पर आप लोग हो, रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाके अगर, तो वहां से लोग अपने घरों को छोड़कर निकल जाएं। ये ऑयल फैसिलिटीज है, पावर फील्ड, गैस फैसिलिटीज है, ये तमाम चीजें यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, जो जिससे किसे फायदा होता है। हमारे यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो एलपीजी या फिर ऑयल की दिक्कतें अगर होने वाली हैं, हो रही हैं कुछ चीजों में, तो उससे दिक्कत किसको हो रही है? सिविलियंस को हो रही है। और यही वजह है कि आप एक युद्ध लड़ते हैं तो आप सही तरीके से लड़िए, आप उन चीजों पर लड़िए, लेकिन आप सीधे तौर पर मिसाइलें मार रहे हो, रिहायशी इलाकों में मार रहे हो, बिल्डिंगों पे मार रहे हो, स्कूल पे मार रहे हो। अब आपने शुरू कर दिया बिजली घरों पर, गैस फील्ड पर। और दिक्कत यह है कि जो ईरान से जो इराक है वहां पर बिजली की बड़ी सप्लाई होती है। इराक में बिजली का उस तरह से इंतजाम नहीं है उसे बनाने का, तैयार करने का, तो ईरान से बाकायदा तौर पर ये बिजली इराक भेजी जाती है और इसके लिए अमेरिका की बाकायदा तौर पर परमिशन है। अगर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को इजराइल अमेरिका नुकसान पहुंचाते हैं ईरान के अंदर में, तो जाहिर तौर पर इराक में भी उसका असर पड़ेगा। और अवाम तो एक तरह से खिलाफ है ही। हम देख रहे हैं डॉक्टर अली लारिजानी जो कि सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ थे, उनके जनाजे में जिस तरह से लोग बेखौफ होकर के निकले हैं ईरान के अंदर, उसने बता दिया है कि किस तरह का माहौल है इस वक्त ईरान में। लोग नहीं थम रहे हैं और लगातार सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं इन हालात में जबकि उनके बड़े लीडर्स को मारा जा रहा है, बावजूद इसके आवाम उनके जनाजों में बड़ी ताकत से पहुंच रही है, ये बताने के लिए कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। ये एक तरह से आईआरजीसी को बड़ी तकवीत है और यही वजह कि गुच्छे मार रहा है बमों के, मिसाइलों में जिस तरह से लगा करके। और ये मिडिल ईस्ट के शहरों में और इजराइल में तो भारी नुकसान हुआ है इस तरह के ये गुच्छा मिसाइल जिनका आपने पहले भी जिक्र किया था। अब मैं आपको एक चीज बताऊं तो साफ समझिए, तस्वीर शुरू से एक बार दिखाइएगा। वो जो गुच्छे आ रहे हैं असल में आप खिंच निकाल रहे हो। जी, आपने जब देखा कि युद्ध में आप उस तरीके से बढ़ नहीं रहे हो, और ये वजह है कि ईरान साफ तौर पर ऐसे देशों को चुनौती दे रहा है जिनको महाशक्ति कहा जाता रहा है, जिन्हें ये माना जाता रहा है कि वर्ल्ड में नंबर 1 उनकी सारी चीजें जो है पावरफुल हैं। अब उसको उसने एक तरीके से नाकाम कर दिया है, उन्हें नगण्य कर दिया है, शून्य कर दिया है। और यही वजह है कि जब कहते हैं ना कि जब किसी को आप जंग में उस तरीके से नहीं जीत पाते तो आप शुरू कर देते हैं अनैतिक चीजों को, और वही काम शुरू हो चुका है। ये मिसाइलें रोकने में आप खुद नाकाम हो चुके हैं। और यही वजह है कि आप कहां पहुंच रहे हैं? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आप रिहायशी इलाकों में मारो, स्कूलों पे मारो, खिंच निकाल रहे हो, आप कहीं और कुछ नहीं कर पा रहे हो। इसका कोई तोड़ नहीं है कि ईरान ने जिस तरह से मारा। और किन नारों के साथ में ये अब मिसाइल चलाई जा रही है, क्योंकि हज कासिम जैसी हैवी मिसाइलों का इस्तेमाल होना शुरू है जब से डॉक्टर अली लारिजानी की शहादत हुई है, जैसा कि ईरान कहता है। उसके बाद से उन्होंने बड़े हमले इस तरह के करने शुरू किए हैं और नारे लग रहे हैं, हुसैन हुसैन शियार एमा शहादत इफ्तिखार एमा के, ये नारे हैं। हुसैन हुसैन शियार एमा शहादत इफ्तिखार एमा। इसके मायने होते हैं कि इमाम हुसैन हमारे मार्गदर्शक हों और उनकी शहादत हमारा गौरव है। ये नारे लगाते हुए इस तरह की मिसाइलें खासतौर से हज कासिम चलाई गई हैं और जो बड़ा नुकसान इसराइल के अंदर करें। ये रात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उससे पहले डॉक्टर अली लारिजानी को मारा था, उसके बाद ये नुकसान है इसराइल के अंदर में जो कल रात से आज दिन भर देखने के लिए मिला है और भारी नुकसान इसराइल के अंदर में हुआ है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो वीडियोस हैं जो इसकी गवाही देते हैं। बिल्कुल। और एक जो चीज कही जा रही है बार बार कि वो बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, तो इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि उनके नेता कभी छिपकर बैठ नहीं रहे। और शायद यही सबसे नाकामी ही मैं कहूंगा इसे, कि आप अगर खुद चाह रहे हो, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे लड़ रहे हो जिन्हें कोई परवाह नहीं है। वो आम जनता को भी मार सकते हैं। उन पर यही आरोप लगता है कि वो कहीं भी मिसाइल गिरा देंगे, और इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो निकल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इसराइल और अमेरिका को ये लग रहा है, तो हमने जो प्रोसेस पूरा देखा ईरान का, चेन प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, वो चलती जाएगी। आप एक एक को मारते जाओ, वो लेते आएंगे जब तक कि आखिर ईरानी बचा ना हो। और उनकी प्रक्रिया, आज मैं अब्बास अरागची को अभी सुन रहा था कुछ वक्त पहले, उसमें उनसे पूछा जाता है कि आपका भी नंबर आ सकता है? वो कहते हैं ठीक है, मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हर व्यक्ति यहां पर तैयार है। अली लारिजानी जी गए, वो कहते हैं कि अली लारिजानी गए, उनकी जगह पे कोई दूसरा आ गया है, हमने तैयार रखा है पूरा प्रोसेस, आप मारते जाओ, हमारी तरफ से कोई ना कोई आता रहेगा। और एक और बात अब्बास अरागची ने साफ तौर पर कही है कि जो वक्त के वली फकीह थे, मतलब आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब, उनका फतवा जो न्यूक्लियर हथियारों को लेकर था, न्यूक्लियर एटम बम को लेकर था,
वो कहीं ना कहीं उनके साथ ही खत्म होता है। ये बात उन्होंने एक टेलीविजन चैनल, इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल से बातचीत में कही है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो नए सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामिनी, वो हमें क्या हुक्म देते हैं। जो भी उनका आदेश होगा जल्द से जल्द हम इस प्रोसेस को पूरा कर लेंगे। ये बहुत अहम बात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आई है। तो इसको लेकर के कई बड़े इशारे, कई बड़े पैगामात हमें देखने को मिलते हैं कि अगर वो इशारा मिल जाता है तो 1 से 2 दिन में या 5 से 6 दिन में ईरान न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता है, क्योंकि जंग इस मोड में आ गई है कि हैवी हमले हो रहे हैं ईरान के अंदर भी। ईरान भी अपने बचाव में कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि जो बात ईरान के सैन्य प्रमुख कह रहे हैं अली लारिजानी के मारे जाने के बाद कि ऐसा हमला होगा जो सदियों तक याद रखेगा, इतनी शिद्दत का हमला होगा। तो क्या हम इससे जोड़कर देख सकते हैं? ये कहना क्या जल्दबाजी होगी या इस तरह के कोई इशारे हो सकते हैं? नहीं, देखिए, अब जिस हिसाब से जंग चूंकि 19वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और अभी भी इसका कुछ ऐसी वजह नहीं दिख रही है कि ये जंग रुक जाए या युद्ध रुक सके। अरब के देशों पे ये आरोप लग रहे हैं, पीछे पीछे की जो खबरें आ रही है बैकडोर से, उसमें यही पता चल रहा है कि अरब की कंट्रीज कह रही है कि अब मारो, अब नहीं झेल पाएंगे आगे हम। अगर अभी रुक गए तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरब देश जो चाह रहे हैं कि ईरान को अब सही से मारा जाए और पूरी तरह से खत्म किया जाए इस रजीम को। तो जब ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचती हैं या लोगों तक पहुंचती है, तो सोचिए आप, ईरान के पास क्या खबर नहीं होगी, ईरान को भी पता होगा। और कई ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान तो पहले से उस चीज पे काम कर रहा है, न्यूक्लियर पर। उसे पता है कि आगे अपने अस्तित्व को बचाना है और जिनसे लड़ रहे हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनके दिमाग का कोई ऐसी वजह नहीं है जिन पर विश्वास किया जा सके कि क्या वो न्यूक्लियर नहीं छोड़ सकेंगे जो जापान पे मार सकता है, वो क्या हम पर नहीं मारेगा। और तब जब उसकी शक्ति को चुनौती मिल चुकी हो, जब पहले से ही पूरी दुनिया अब ये मानने से इनकार कर रही है कि आप होर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हो, आपको इस बात का डर है कि अगर आपके युद्धपोत जाते हैं उस पूरे दायरे में 30 किलोमीटर 31 किलोमीटर के दायरे में, तो वहां पर जो माइंस लगी हुई है, क्या पता आपका युद्धपोत ही उड़ जाए। और यही वजह है कि वो 600 से 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पीछे लेके जाते हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जाएगी तो आज भी यूएसएस अब्राहम लिंकन और जो गेराल्ड आर फोर्ट है वो उस इलाके में पहुंच ही नहीं पाए हैं जो ईरान के कंट्रोल वाला इलाका है। सोचिए, जंग चल रही है, बावजूद इसके वो दूर खड़े हुए हैं, इतने भारी, इतने हैवी जंगी बेड़े जिनके अंदर सारा साजो सामान है और बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक हैं और सारी वो चीजें हैं जो कि जंग के लिए जरूरी है। बावजूद इसके वो ईरान के समुद्री क्षेत्र में खुल करके नहीं आ पा रहे हैं। और यही वजह, मैं वही कह रहा हूं कि आने वाले समय में आप समझ के रखिए कि कुछ इसी तरफ इशारा जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपन आपको दिखाई भी दे सकता है। वो नहीं है, 60% प्लस ही है, वो 60% तक तो IAEA कहता है। और उसके पास अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि जो ये बता सके कि वास्तविक कंडीशन क्या है उन चीजों की, उस एनरिच्ड यूरेनियम की, कि वो कितना एनरिच हो चुका है, क्या 60% से भी आगे जा चुका है। ईरान कोई डेटा ही नहीं शेयर कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से। हालांकि वो बार बार कहता रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, हमें मजबूर मत करो आप, क्योंकि हमारे पास पहले से वो फतवा पड़ा हुआ है, हमें वो आदेश मिला हुआ है, हमारे देश के एक तरीके से वो प्रथम नागरिक ही आप कहिए, या उस देश के जो सुप्रीम लीडर थे, मजहबी रहनुमा थे, तो उन्होंने जब कहा, और दूसरी तरफ धर्म के लिए भी उन्होंने कहा था। तो इस वजह से ईरान जब उधर नहीं जा रहा है तो आप जबरदस्ती उस पर इस तरीके की चीजें थोपा, आपने वहां पर अटैक किया, अब उस देश के अस्तित्व पर आ चुका है, क्योंकि कल को हो सकता है कुछ और भी हो जाए, तो कम से कम कोई अपनी सुरक्षा के लिए बनाकर रखेगा। हमने देखा जिस तरह से उनकी टॉप लीडरशिप पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो उनके सैन्य प्रमुख का बयान है उसको बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने बड़ा जोर देकर कहा है और बड़े जो मीडिया हैं इंटरनेशनल, उन्होंने उस बयान को बहुत प्रमुखता से लिया है और दिखाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब ऐसा हमला होगा इजराइल पर जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि अरब जो देश हैं खित्ते के या मिडिल ईस्ट के, वो चाह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, वरना ये पूरे इलाके की सालमियत के लिए खतरा बन रहा है ईरान। इसलिए वो इस कोशिश में है कि अमेरिका को और ज्यादा प्रवोक कर रहे हैं कि आप इसको खत्म करो, और जब अमेरिका खत्म करने पर आएगा तो ईरान अपना आखिरी बार भी कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो आपसे वो रिपोर्ट भी बता रहा था कि दुबई के बहुत सारे शेख ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं
जो अपने पैसे को, अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं स्विस बैंक में, किसी तरीके से वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उन्हें अंदाजा इस बात का लग रहा है कि जंग बहुत खतरनाक मोड़ पे जा रही है। कल बुशहर प्लांट पे मारा था, रूस के कुछ लोगों की मौत भी हुई है, रूस ने कंडेम्ड भी किया है, उसके लिए केस भी फाइल किया है रूस की तरफ से। व्लादिमीर पुतिन लारिजानी की मौत के बाद वो उस पर निंदा भी करते हैं। और तो ये सारी चीजें बदल रही हैं, क्योंकि जिस देश से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब वो बुशहर न्यूक्लियर प्लांट है, वहां पे आप अटैक कर रहे हो, उसका रेडिएशन फैलेगा। दुर्भाग्यवश अगर उसी चीज पर क्या पता वहीं पर 60% यूरेनियम हो जी, और वो अगर छिटक गया, उसमें विस्फोट हुआ, तो कौन जाएगा? अरब के देश यही फंसेंगे। इसराइल 2000 किलोमीटर दूर है, थोड़ी बहुत उसके लिए तो सहूलियत है, लेकिन जो बगल में खड़े हैं, जो लोग बगल में बैठे हैं, आग लगेगी तो उनके घर भी जब में आ ही जाएंगे। अमेरिका बहुत दूरी पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-12 हजार किलोमीटर की रेंज है। तो सवाल यही है कि ये लोग बहुत ज्यादा घिर चुके हैं। यही वजह है कि ये चाहते हैं कि अब ईरान से अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ लो, वहां रिजीम चेंज करवा दो, इनकी यही इच्छा है अभी भी, लेकिन यहाँ बदलने वाला कुछ भी नहीं दिखाई दी। तो लब्बो-लबाब यही है कि अरब देश ये कुछ कोशिश में है, और इजराइल भी जैसा चाहता था कि अमेरिका आया है इस बार तो खाली हाथ लौट कर ना जाए, कोई निर्णायक फैसला करके जाए, लेकिन ईरान बज़िद है और वो कह रहा है कि वो आखिर तक लड़ेगा और हर हमले का दुगनी ताकत से बदला लेगा। आप क्या मानते हैं, ये जंग बहुत लंबी चल सकती है? और ईरान की सैन्य जो ताकत है उसको देखते हुए उनके जो आर्मी चीफ हैं उसके बयान को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। क्या सैयद अली लारिजानी के पर हमले का और उनकी जान लेने का बदला ईरान जल्द लेकर रहेगा और बहुत खतरनाक बदला ले सकता है? आप क्या मानते हैं, इसे हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान और दिव्यांशु के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। ईरान अमेरिका इसराइल जंग से जुड़ी हुई हर खबर पर हमारी नजर है, अपडेट लेकर जल्दी हाजिर हो रहे हैं। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।